Hey everyone, this is me, Palak Jaiswal, and I had done my first year nursing here at AIMS Deoghar. So I am well much experienced about doing nursing at AIMS. तो देखो पिछले साल जब मैं भी इस नीट के बीसीएस साइकिल में थी तो मुझे भी जवाब चाहिए था कि क्या नीट के साइकिल को छोड़ के नर्सिंग ज्वाइन करना इज़ अ बेटर ऑप्शन और नॉट। तो वेल मेरा जवाब किसी ने दे दिया था जो कि तभी मुझे पूरा सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रहा था। तो फिर आज आई एम नाउ completed my 1 year experience at doing nursing in AIMS। तो मैं ज़रूर बता सकती हूँ कि हाँ या ना। तो इसका जवाब थोड़ा मिक्स है, तुम्हें मेरी कहानी सुन के मिलेगा और आई विल ट्राई कि मैं तुम्हें बोर ना करूँ। तो कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। देखो अभी मैं घर पे हूँ तो हो सकता है बैकग्राउंड वॉइस बहुत ज़्यादा है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इस सारे बैकग्राउंड वॉइस को छोड़ के अपनी आवाज़ों को बुलंद करूँ। तो कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है जब एक बंदी यानी मैं पलक जायसवाल फाइनली अपनी 12वीं कंप्लीट करती है इन 2024, जब वो एक पीसीएमबी स्टूडेंट थी जो कि दो सिचुएशन के बीच में फंसी हुई थी, वेदर टू फॉलो द मैथ स्ट्रीम और बायो स्ट्रीम। अब पीसीएमबी की स्टूडेंट थी लेकिन मैथ्स मेरी जितनी अच्छी थी उतनी ही बकवास मेरी बायो थी। मैथ्स में जितना हाई स्कोर किया तो उतना ही लो स्कोर मैंने बायो में किया था, बट स्टिल आई वॉज एलिजिबल फॉर द नीट। तो फिर मैंने मैथ्स का भी दिया, मतलब मैंने सोचा चलो देते हैं। तो फिर मैंने जेई दिया। मैंने जेई 2 बार दिया, लाइक जनवरी और 12th के साथ ही, मतलब जनवरी अटैम्प्ट और अप्रैल अटैम्प्ट। तो फिर अप्रैल अटैम्प्ट में जब मैंने दिया तो देखो जनवरी वाला तो वैसे ही किया क्योंकि मैंने कभी कोई फाउंडेशन क्लासेस नहीं की थी, कभी कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन की थी। सिर्फ आई वॉज जस्ट अ स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन जो जनवरी अटैम्प्ट दे रहा था। वो ठीक ठाक ही था, मतलब ऑब्वियसली एलिजिबल नहीं थी मैं। फिर मैंने अप्रैल में थोड़ी सी अच्छे से पढ़ाई करके दी, बोर्ड्स के बाद दी। तो वहाँ पे क्या कहते हैं, हाँ, जब मैंने बोर्ड्स के साथ मतलब कि अप्रैल में दिया आफ्टर माई बोर्ड्स, तो मेरा 1% कम था जिसमें मैं एलिजिबिलिटी फॉर जे एडवांस 0 थी। तो फिर उसके बाद 1% से मेरा जे में रह गया। तो फिर मैंने सोचा पता नहीं, आई डोंट नो हाउ उस वक्त क्या सिनेरियो थी कि मेरा जो जर्नी था, जो एक अच्छे स्कोर करने वाली मैथ्स की बच्ची कंप्लीटली नीट एस्पिरेंट हो गए। तो उसके बाद वो था मेरा, मतलब उस वक्त मैंने बायो का भी दिया था, मतलब नीट भी दिया था। और नीट में मेरे कुछ 250 ऐसा कुछ करके मार्क्स थे, और वो भी कम्प्लीटली वही थे जो मैंने उन दिनों बायो रटी थी और थोड़ी मोड़ी मैथ फिजिक्स आती थी मुझे, उसके बेसिस पे। फिर कहानी शुरू होती है मेरे पहले ड्रॉप की, जब मैंने 2025 नीट के लिए लिया गया मेरा ड्रॉप, मानी कि मेरा फर्स्ट ड्रॉप। तो फर्स्ट ड्रॉप में देखो मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि मैं ऑफलाइन भी जा सकती हूँ, ऑनलाइन भी जा सकती हूँ। लेकिन मैं एक कोविड वाला बच्चा था, कोविड वाला बच्चा जिसने अपने 10th भी ऑनलाइन ही, मतलब सब कुछ ऑनलाइन पढ़ा था, सब ऑनलाइन, एक MCQ का पेपर देकर पास हुआ था। तो मुझे ना ऑनलाइन पढ़ाई ज़्यादा अच्छी लगती थी एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन टीचर्स एंड दैट बोरिंग शेड्यूल। तो फिर मैंने कहा कि नहीं मम्मी, मैं ऑनलाइन ज्वाइन करूँगा। तो फिर मैंने ऑनलाइन कोचिंग की। तो कोचिंग का नाम मैं बता देती हूँ। तो मैंने अनअकैडमी का बैच लिया था उस वक्त, क्योंकि मैं आई वॉज अ बिग फैन ऑफ पहुँचा मैम, और अभी भी उनकी बायोलॉजी के साथ मतलब बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी। तो फिर मैंने अनअकैडमी का बैच लिया था और फिर 1 साल उससे अच्छे से पढ़ा, पर मैं थोड़ी सी कच्ची थी केमिस्ट्री एंड ऑल में। तो फिर जितना मैंने, देखो मुझे पता रियलाइज़ हुआ एट द मतलब कि मिड ऑफ द ईयर, जब धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रही थी, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे मैथ्स और फिज़िक्स थोड़ी थोड़ी ठीक थी और उतनी ही ख़राब मेरी बायो केमिस्ट्री थी। फिर मैंने सोचा क्यों ना अपनी बायो केमिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। फिर जब मैंने उस पर ध्यान देते 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 मेरा कहीं ना कहीं पीछे ही छूट गया मेरे मैथ्स और मेरी फिज़िक्स, और जब मैं इसमें आगे बढ़ी तो उसमें थोड़ी वीक होने लगी, सिंस मैं दोनों को एक साथ नहीं ले जा पाई। फिर भी मैंने एग्ज़ाम से पहले अच्छा खासा तैयारी कर लिया था। फिर आता है फाइनली एग्ज़ाम का डे, यानी 2025 का एग्ज़ाम, जो कि सब लोग जानते हैं हिस्ट्री में भी उसका नाम लिखा जा सकता है ऐसे एग्ज़ाम के कारनामे थे 2024 के बाद। तो 2024 जितना आसान था उसका ही बाप था, 10 गुना बड़ा बाप था 2025। लोग कहते उसमें जेई से भी क्वेश्चन आए थे। खैर अब उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उस वक्त बहुत फ़र्क पड़ा था। तो फिर सुबह दही, लाइक एवरीवन, मैं भी सुबह दही चीनी खा के सब कुछ रिवाइज़ करके निकली थी। और जब मैं एग्ज़ाम देने गई वहाँ पे वही हुआ, सबसे पहला पैनिक, क्योंकि मैं मॉक टेस्ट बहुत कम, मॉक टेस्ट से बहुत डर लगता था। मुझे लगता था कि नंबर अच्छे नहीं आए और फिर कुछ कम हो गया, कुछ ये हो गया, और मुझे बहुत अजीब सा लगता था क्योंकि उस वक्त मैंने ज़्यादा रिवीजन करने रखी। तो मैंने मॉक टेस्ट बहुत कम की थी, जिसका इम्पैक्ट मुझे अपने रिजल्ट में दिखा। उसमें ये हुआ ना कि जब मैं एग्ज़ाम देने गई तो उस वक्त अचानक से, तो 24 तक 3 घंटा 20 मिनट मिलता था, और अचानक से 25 में सिर्फ 3 घंटा जब मिला तो फिर थोड़ा सा टाइम लिमिट भी हो गया। और फिर बायो भी इतनी लेंदी टाइप थी, उसे सॉल्व करते करते फिर जब केमिस्ट्री तक पहुंची तो फिर फिज़िक्स को देखा तो फिज़िक्स बाप भाई जितना बड़ा था। उसके बाद फिर ऐसा लगा कि
अब वो उस टाइम पे उस इन्वायरमेंट, तो मेरा ना जो सेंटर था वो किसी गवर्नमेंट स्कूल में आया था, जो कि इतना वेल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। कहीं छोटी सी लाइट है, कभी गर्मी हो रही है, कभी मच्छर काट रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, और एक तो इन्वायरमेंट भी सपोर्ट नहीं किया, और साथ ही साथ उस वक्त पे किया हुआ पैनिक, मैं एग्ज़ाम खा गया। जो आते थे वो भी नहीं लिख के आई मैं, क्योंकि मैं उस वक्त इतना ज़्यादा पैनिक कर गई कि बस उस वक्त ऐसा लग रहा था आई वॉज लाइक एक जगह फ्रीज़ हो गई और मेरे हाथ पैर कुछ भी नहीं चल रहे। खैर, जब बाहर आई तो जिस उम्मीद से गई थी उस उम्मीदों को तोड़ के जब अंदर आई, फिर वो चेहरा देखा, लाइक जो गार्जियंस होते हैं हमारे, जो पूरे लाइक पूरा पूरा चेहरा एक्सपेक्टेशन से भरा होता है कि सुबह तो बहुत अच्छे से कह के गई थी, शायद सब कुछ करके आएगी। उस चेहरे को देख के जो गिल्ट राइज हुआ कि मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, एंड आई एम द वर्थलेस यूजलेस पर्सन दैट एवर एग्जिस्टेड इन द वर्ल्ड। और ये फीलिंग तो कितनी गंदी होती है, तो सारे नीट एस्पिरेंट जानते हैं, जो एग्ज़ाम देकर आ चुके हैं, चाहे वो 25 का हो चाहे किसी का भी हो, खासकर स्पेशली 25 वाले। फिर उसके बाद उनको फेस करने की हिम्मत नहीं थी। उन्होंने बस एक सवाल पूछा, कैसा गया, तुम ठीक हो, एवरीथिंग। फिर बोला जो आता था वो भी नहीं लिख पाई मैं, और बस यही सब था मेरे पास, और कुछ मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाई। फिर उनके साथ जब मैं घर पे आई देन मैं थोड़ी शांत सी, उस पूरे दिन मैंने बिल्कुल सन्नाटा छाया था मेरा, बल्कि वो इतना जो उस वक्त गिल्टी फील होता है ना, वो बहुत ख़राब लेवल का था। इससे मतलब एक पल को ऐसा लगता है कि तुम्हारा एग्जिस्टेंस सबसे दुनिया की सबसे ख़राब चीज़ है, मतलब तुम्हें एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, तुम एकदम यूजलेस हो, तुम कुछ भी नहीं कर पाए, तुम्हें जो आ रहा था वो भी नहीं लिख पाए, इतना बकवास फीलिंग आता था। फिर उस दिन तो मैंने कुछ नहीं कहा, फिर मैं शांत थी। फिर फाइनली रात में मम्मी ने साइलेंस ब्रेक किया, लाइक उन्होंने पूछा कि, उन्होंने सीधे बोला, इट वॉज जस्ट एन एग्ज़ाम, ज़िंदगी नहीं ख़त्म हुई है, एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, अभी भी ज़िंदगी जीने का मौका है, फालतू का मतलब उसमें स्ट्रेस्ड मत हो, पागल मत बनो, आगे का सोचो। फिर उसी दिन मैंने सोचा कि अब प्लान बी की तरफ बढ़ते, बहुत हो गया। अब मैं ज़्यादा स्ट्रेस हैंडल भी नहीं कर पाती थी, और मेरे से तो होता भी नहीं था इतनी पढ़ाई, क्योंकि आई वॉज जस्ट एन एवरेज स्टूडेंट जिसने गलती से बोर्ड में टॉप कर लिया था 10th के, और फिर 12th में एवरेज थी, उसके बाद से एवरेज का रूटीन मेरा चलता चलाया। फिर क्या हुआ, फिर आई डिसाइडेड कि मैं और ऑप्शंस देखूँ। फिर सडनली मेरे दिमाग में, मतलब कि फैमिली वालों ने, किसी ने एम्स नर्सिंग का पढ़ा कि उसकी डेट एक्सटेंड हो गई एग्ज़ाम की, और फिर क्या, बस उस वक्त मुझे उसी चीज़ की नीड थी, और मैंने उस फॉर्म को फिल करवा दिया। अब फॉर्म तो फिल करवा लिया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी भी 1 साल का ड्रॉप ले सकते हैं। थोड़ा हम थे कि फैमिली भी थी कि तुम 1 साल और अच्छे से तैयारी कर लो, शायद हो जाए। तो फिर मैं वापस सेकेंड ड्रॉप के लिए बढ़ ही रही थी, अभी पढ़ा नहीं था लेकिन स्टार्ट कर दिया था मैंने, फिर से बैच ले लिया और पढ़ाई शुरू कर दी। अब 1 महीना थोड़ा सा मई का ऐसे गुजरा, फिर तक जून आ गया, आई थिंक 13 या फिर मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, कुछ जून करके उस दिन था एम्स BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम, और जो कि कानपुर में सेंटर आया था। फिर क्या हम निकल चुके, इतना ज़्यादा मैंने ना नीट के लिए पढ़ा था, उससे थोड़ा सा कम ही मैंने कानपुर वाले की तैयारी की थी, क्योंकि उसका जो स्ट्रेस था, गिल्टी था, क्या था, एकदम रेस्टलेस हो जाता है इंसान, उसका कुछ भी करने का मन नहीं करता है। मैंने भी उतना कुछ मेहनत नहीं की थी, बस जो वो विद्या मैंने समाई थी वही विद्या लेकर मैं यहाँ आ गई। फिर एग्ज़ाम का दिन था, सब कुछ लिखा उखा जो भी लिखा है जैसा किया, फिर घर आई। उन्होंने बस एक लाइन पूछा, कैसा गया। आई वाज लाइक कि आ रहा था, इतना भी टफ नहीं था, जितना झटका मैंने वहाँ खाया था नीट 2025 में, उतना मैंने यहाँ नहीं खाया, और मैंने लिख लिया है अप्रॉक्स, करेक्ट ही लिखा है। और फिर मैं बैठ गई, और फिर ये था कि भाई तू नीट का पढ़ रही है, जा लाइब्रेरी ज्वाइन कर, पढ़ती है। फिर फाइनली वो डेट आया जब मतलब हमें ईमेल आया कि वो एलिजिबिलिटी का चार्ट आया ना, कि तुम एलिजिबल हो गए हो काउंसलिंग के लिए, और उसमें मैं सेलेक्ट थी, और मेरा रैंक था 2316, और मैं OBC कैटेगरी से थी। तो फिर फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग स्टार्ट, उससे पहले हमें एलोकेशन कर देना। तो फिर एलोकेशन का क्या सीन था, वो भी मतलब कि एलोकेशन नहीं, उसका एक वर्ड होता है, तुम सेलेक्ट करते हो कौन से एम्स में तुम्हें जाना है, उसका भी। और फिर क्या, एम्स जब हम सेलेक्ट कर रहे थे ना कि कौन से एम्स में जाना है, भाई उस दिन जो खुशी हुई उतना तो किसी कपड़े किसी को सेलेक्ट करने में नहीं आज तक हुई। उस दिन यार हाई लेवल की खुशी होती है, तुम फाइनली सेलेक्ट करते हो कि कौन सा एम्स देवगढ़, एम्स ऋषिकेश, एम्स पटना, एम्स गोरखपुर, सब कुछ तुम्हारे सामने रहता है। तुम ऐसा लगता है ना कि वो फीलिंग आती है कि हाँ मैंने भी सोचा था कभी एम्स में जाऊँगी, और अब फाइनली मुझे जाना है। वो मैटर ही नहीं करता तुम कौन सी डिग्री लेकर जाओ, लेकिन जब तुम एम्स के लिए सिलेक्शन करते हो ना, कौन सा एम्स सेलेक्ट करना, उस वक्त की खुशी मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ, वही बता सकते हैं जिसने पहले कभी एम्स सेलेक्ट किया हो। फिर 7वें नंबर पे मैंने एम्स देवगढ़ डाला था, शुरू ही मैंने दिल्ली ऋषिकेश से किया था, और फिर 7वें नंबर पे डाला था। फिर कुछ दिन बीते, और फिर जब मैंने सिलेक्शन सब कुछ कर लिया, उसके बाद कुछ दिन बीतने के बाद फाइनली एक ईमेल आया कि आपका अलॉटमेंट लेटर आया कि आपको एम्स, मतलब कि फर्स्ट राउंड में एम्स देवगढ़ अलॉट हुआ है, आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग एम्स देवगढ़ में करवा सकती हैं। उस दिन की खुशी, एक तो एम्स देवगढ़ दूसरे स्टेट में, ये तो अलग ही खुशी थी,
क्योंकि मुझे अब इतने 1-2 साल से, या फिर मैंने जब स्कूल लाइफ में इतना कुछ ट्रैवल किया नहीं था, अब फाइनली हमें ट्रैवल करके झारखंड जाना था, फिर वहाँ पे एम्स देवघर जाना था, वो भी अपनी खुद की काउंसलिंग के लिए। इट वाज द लाइक कितनी बढ़िया खुशी है, तुमको मैं बता भी नहीं सकती। फिर क्या, हम निकल गए काउंसलिंग के लिए, और फिर होते होते हमारी काउंसलिंग डन, और लाइक सब कुछ फिक्स हो गया था, काउंसलिंग हो गई। अब था कि बस फिर बात आई कि क्या आप सेकंड राउंड के लिए, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप सेकंड राउंड के लिए जाना चाहते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मुझे यहीं छोड़ दो, मैं जहाँ इस्टेब्लिश हो गया हूँ बस, और मैं इससे ज़्यादा स्ट्रगल नहीं सह सकती। मुझे डर था कहीं सेकंड राउंड में मुझे कुछ नहीं मिला तो क्या हो गया यार, उस वक्त का डर ना क्या ही खा जाता है। फिर मैंने एम्स देवगढ़ को ही फाइनल कर, और फिर कहानी यहीं तक नहीं रुकी। फिर हम फटाफट जाते हैं एम्स देवगढ़, अपनी काउंसलिंग जब हो गई फिर हम वहाँ सिटी में जाते हैं, और फिर ऐसे कुछ हमारी फर्स्ट कॉलेज लाइफ स्टार्ट होती है। फिर वहाँ जाके ना लोग अक्सर पूछते हैं, ये सवाल बहुत बार आता है कि दीदी अगर आप नर्सिंग कर रहे हो उसी एम्स में, MBBS के स्टूडेंट होंगे तो उनको देख के कुछ इन्फीरियर सा तो नहीं फील होता होगा, या फिर कुछ ऐसा ऐसा। तो ऐसे नो, इट्स नॉट लाइक दैट। और मैंने एक्चुअली एक्सपीरियंस किया, एक्सपीरियंस के बेसिस बता दूँ, क्योंकि वहाँ पे ना जिस लेवल की इक्वालिटी है, तुम्हारा डोमेन अलग है, उनका डोमेन अलग है, तुम्हारी फील्ड अलग है, उनकी फील्ड अलग है, और हर एक फील्ड का अपना एक वर्थ होता है, और तो उसे मिक्स नहीं कर सकते ना, कोई भी फील्ड एक दूसरे को डोमिनेट नहीं कर सकता। इवन जो पैरामेडिक्स होते हैं वो भी, उनकी भी अपनी वैल्यू है, वहाँ पे कोई भी तुम्हें डोमिनेट नहीं कर रहा, कोई इन्फीरियर नहीं है, कोई सुपीरियर नहीं है। इवन फेस्ट में सारे स्टूडेंट आर इक्वल, वो इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ सारे कॉम्पिटिशन सब भी इक्वली ही होता है। एंड दैट्स हाउ फिर मेरा फर्स्ट कॉलेज स्टार्ट हुआ। एंड बिसाइड इक्वालिटी दिमाग में ये भी आ गया था कि क्यों ना फर्स्ट पार्शल ड्रॉप कर लेते हैं। तो फिर मैंने पार्शल ड्रॉप स्टार्ट किया ही था, और बैच भी लिया, तो सोचा क्यों नहीं साथ में पढ़ लेते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इतनी बिजी शेड्यूल, इतनी बिजी हेक्टिक के बावजूद मैंने समहाउ मैनेज किया। लाइक तुम्हें बता सकती हूँ मैं कि तुम्हारा फर्स्ट ईयर से ही ना वहाँ पे क्या कहते हैं 2 घंटे की ड्यूटी, क्लिनिकल ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। अब उसके फ़ायदा अलग है, पर अगर कोई पार्शल ड्रॉप ले रहा है तो उसके लिए नुकसान उसका दोगुना है। फिर उसके बाद तुम्हारा कंटिन्यूअस क्लास चलता है, और तुम्हारा 5 बजे तक क्लास चलती है, जिसमें तुम्हें एक नॉर्मल लेक्चर LT में बैठ के लेक्चर्स लेने होते हैं, और उसके बाद तुम्हारी डेमो क्लासेस भी उसी में चलती है, जहाँ तुम्हें बहुत देर तक खड़े होकर सब कुछ देखना होता है। फिर फाइनली तुम 5 बजे के बाद फ्री होते हो, जब तुम्हारा पर्सनल टाइम शुरू होता है, और उस वक्त इतने तुम टूट जाते हो कि तुम्हें सिर्फ नींद आती है, और तुम सिर्फ सुख चाहते हो अपने जीवन में, और नो मोर स्ट्रगल। लेकिन उस टाइम पे भी कुछ लोग जो पार्शियल ड्रॉप ले रखे थे लाइक मी, उन्होंने थोड़ा थोड़ा कुछ मैनेज किया, और ऐसे ही करते करते मेरा 2025 बीत के 26 कब आया पता नहीं चला। फिर फाइनली फरवरी में आई गॉट टू रियलाइज़ कि नहीं हो रहा है। आई वाज लाइक, मैं बहुत पीछे हो गई उन लोगों से जो 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, 6-6 घंटे पढ़ रहे हैं। मैं तो सिर्फ 2 घंटा निकाल पा रही हूँ, उसमें भी मुझे उसका भी रिवाइज़ करना है, और खुद का जो डिग्री करी उसका भी रिवाइज़ करना है, और ये धीरे धीरे बहुत हार्श हुआ। फिर फाइनली एक दिन मम्मी ने पूछा कि हो रहा है, कर पा रहे हो कि नहीं, एंड माई जवाब नहीं, और मेरा जवाब वही रहेगा जो तुम सोच रहे हो, ऑब्वियसली नहीं। इतना हेक्टिक शेड्यूल के बाद सब कुछ, लाइक मैंने कॉलेज लाइफ की सारी मस्तियाँ छोड़ दी थी इस नीट के चक्कर में, और फिर उस वक्त रियलाइज़ किया कि कहीं ना कहीं जो मिला है उसकी कॉलेज लाइफ में मैं छोड़ रही हूँ। लाइक नीट में ऑलरेडी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और उसमें भी जो बच्चा 16-17 घंटे पढ़ रहा है उसके कंपैरिजन में अगर तुम 2-3 घंटे का ही सिर्फ पढ़ पा रहे हो, वो भी अच्छे से नहीं क्योंकि तुम थके हुए हो, तो वो वर्स्ट है। तुम सच में कंपटीशन में खड़े होगे तो ऑब्वियसली वही आगे जाएगा, और जो तुम्हें मिला तुम उसे भी इंजॉय नहीं कर पा रहे जस्ट बिकॉज कि तुम्हें बस MBBS चाहिए, एकदम पागल हो चुके हो। और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि कभी मैंने इतना भी ब्लाइंडली उसे नहीं रखा था कि मुझे MBBS ही करना है। आई वॉज लाइक अ चिल चाइल्ड फ्रॉम बचपन। तो फिर मैंने सोचा मैं इतनी हेक्टिक चीज़ के पीछे मरी क्यों रही हूँ। फिर फाइनली, और वो ये मतलब लाइक पूरा प्रॉपर प्रैक्टिकल रीज़न था। और फिर मैंने पूछा तो क्या मुझे क्विट करना चाहिए था, अभी कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वैसे तो कर देना चाहिए, और उन्होंने बोला कि देखो अगर तुम्हें मतलब कुछ MBBS करके नहीं है तो तुम छोड़ सकते हो। फिर फाइनली मैंने बहुत देर सोचा, फिर मैंने कहा अब मैं छोड़ रही हूँ, बस बहुत हुआ, बहुत पढ़ लिया, नीट, बस हर बार उसी साइकिल में पागल हो चुकी थी मैं। और फिर मैंने डिसाइड किया कि देन आई एम गोइंग टू क्विट इट। और फिर मैंने उनसे पूछा कर दूँ, मैंने 2-3 बार कंफर्म भी किया, उन्होंने कहा कर दो। फिर मैंने किया, बैच बंद हो गया, सब बंद, और इट इज़ द टाइम कि हम अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय करें। और फिर हमारा फ्रेशर पार्टी हुआ, और सब कुछ
जैसा एक्सपेक्टेड था एज अ कॉलेज लाइफ मैंने इंजॉय करना शुरू किया, मैंने कंटेंट डालना शुरू किया, मैंने डांसिंग वापस शुरू की, मैंने लाइक बहुत सारे स्पोर्ट्स में भी मतलब कि स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया, बहुत सारे फेस्ट में पार्टिसिपेट स्टार्ट करने कर दिया। और मैं फुल फ्लेज अपनी कॉलेज लाइफ इंजॉय करती, जहाँ मैं अलग अलग तरीके की स्किल्स भी सीख रही थी एज अ नर्सिंग स्टूडेंट भी और एज अ कॉलेज स्टूडेंट भी। और फिर मुझे लगा कि एक्चुअली आई एम गोइंग टू लीव माई लाइफ, और तब से लेकर आज तक मैं अपनी नर्सिंग लाइफ ही जी रही हूँ। और अभी रिसेंटली हमने प्रोफेशनल एग्ज़ाम दिए हैं, फाइनल एग्ज़ाम दिए हैं, और फिर यहाँ घर आई हूँ। अभी रिज़ल्ट आया नहीं क्योंकि मैंने कॉलेज में मस्ती बहुत ज़्यादा कर ली है, रिज़ल्ट का खतरा भी बहुत ज़्यादा है। खैर, फिर क्वेश्चन आता है कि अब मैं 1 साल का जो एक्सपीरियंस ले रखी हूँ तो मैं क्या कहूँगी कि ये विशियस साइकिल ऑफ नीट को छोड़ना बेटर था मेरे लिए, बेस्ट डिसीजन था कि नहीं था। then I will say for a student like me who was एवरेज इन हिज स्टडीज़ या फिर एकेडमिक में, और या फिर उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता या पड़ता भी है स्टिल, अगर उसने बहुत ड्रॉप ले रखा है तो एक और ड्रॉप पे रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये नीट लीक होगा ही। और मैं अपनी लाइफ रुइन मत करो, बाकी सिर्फ तुम पे है। मैंने आई एम लाइक अभी मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने डिसीज़न लिया। री नीट फिर लीक फिर ये वो मेरे से नहीं झेला जाता, लिटरली मेरे से नहीं झेला जाता, मेरी ज़िंदगी इसी में कट जाएगी, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया था। और आज मैं जहाँ भी खुश हूँ और शांति से जी रही हूँ। एंड दिस वॉज ऑल द समरी ऑफ दिस वीडियो, एंड आई होप यू विल गेट समथिंग फ्रॉम दिस, एंड दिस इज़ हाउ दिस वीडियो इज़ गोइंग टू एंड। और फिर बहुत सारी चीज़ें और भी ये लोगों ने पूछा था, उस पर मुझे अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, वरना ये बहुत बड़ा हो जाएगा। बाकी सी यू सून, आई होप आई विल नॉट मेक यू बोर। और कई सारे डिस्टर्बेंस भी आई हैं, आई एम सो सॉरी, मैंने कई बार जगह भी बदली है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।